सभी को नमस्कार। हमने यहाँ से चैप्टर ख़त्म किया था, हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने स्टॉप किया था पहले, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वर्गीकरण केवल समझाने की सुविधा के लिए किया गया है। ये सब एक दूसरे के गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं मेन पॉइंट पढ़ूंगी जो आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो पर स्टार्ट करते हैं। ये सब एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। गरीबी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक समस्या भी है। सभी को पता है कि गरीबी एक सामाजिक समस्या है। इसी प्रकार समुदायवाद का भी आर्थिक कारणों से गहरा रिश्ता है। अपराध और अनाचार वैधानिक मामले हैं, परंतु ये सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी जुड़े हैं। भारतीय समाज में पहले भी विभिन्न चरणों में कई चरणों में सामाजिक समस्याओं के खिलाफ सामाजिक आंदोलन आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार आज भी समुदायवाद, जातिवाद, छुआछूत, निरक्षरता, मद्यपान और नशापान के खिलाफ सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं। 1919 में गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनकर उभरे। उन्होंने हरिजनों, आदिवासियों और महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम बनाए। उन्होंने शिक्षा और ग्रामीण उद्योग को भी पुनर्संगठित करने का प्रयास किया और उन्होंने समुदायवाद, जो समुदाय में छुआछूत फैला था, मद्यपान के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसमें यही चीज़ें हमने मेन पढ़ी कि किस प्रकार गांधी जी ने अपना रोल किया और समाज में जो समस्याएं हैं समाज में, वो किस प्रकार समाज को दूषित करते हैं। नेक्स्ट पेज करते। समकालीन युग में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए। पर्यावरण हार से नशे की लत और भारत में बच्चों के शोषण के खिलाफ कई समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। कई तरह की समस्याएं जो होती हैं भारत में, चाहे नशे से हो चाहे जिससे हो, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। पर अगर वो संस्थाएं की बात की जाए कि वो अपना जो कार्य कर रही हैं कितने ही ईमानदारी से कार्य कर रही हैं, इस पर बात ज़्यादा बनती है। संरचनात्मक रूपांतरण और सामाजिक समस्याएं। संरचनात्मक रूपांतरण के संदर्भ में भारतीय सामाजिक समस्याओं को समझने के कतिपय प्रयास किए गए हैं। भारतीय संदर्भ में रूपांतरण के 3 रूप उपलब्ध हैं: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियाँ, जो छोटी जातियाँ होती हैं, और उच्च जातियों के अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का अनुकरण कर या फिर रोमांचक ढंग से समाज के ऊपरी पायदान पर पहुंच जाते हैं। मतलब जो निम्न जातियाँ होती हैं, जो छोटी जातियाँ हैं, वो होती हैं उच्च जातियों के जो भी पहनावे से, खाने पाने से, जो भी खान पान पहनावे को वो अपना लेते हैं। चाहे अगर अभी भी देखा जा सकता है, अभी चल रहा है, छोटी जातियाँ या बड़ी जातियों में कोई पहले के जैसा भेद नहीं होता, क्योंकि ड्रेसिंग में वो एकदम एक दूसरे के समान लगते, कोई कह नहीं सकता कि किस जाति से हैं। तो ये एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, परंतु सामाजिक हैसियत और पेशे में संस्कृतिकरण के कारण आया उच्च स्तरीय बदलाव भी एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। पश्चिम और ख़ासतौर पर इंग्लैंड के संपर्क में आने पर भारत में बदलाव की रेल चल पड़ी। जिसके संपर्क में आने पर, इंग्लैंड के संपर्क में आने पर और पश्चिमी सभ्यता के आने पर, जिसे पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रशासन, कानून और शिक्षा पर पश्चिमी और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव स्पष्ट है। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार अंग्रेजी भाषा हमारे भारत में है, कितने उससे कि अगर किसी को अंग्रेजी आती है तो उसे पढ़ा लिखा कह दिया जाता है। तो कहाँ तक हमारा ये अंग्रेजी हमारे भारत में कार्य कर रहा है। और प्रशासन भी, कानून भी अंग्रेजियों के ही जो भी हमें अच्छे लगे वहाँ से हमने ले लिए। तो पश्चिमी जीवन शैली के प्रभाव में शिक्षित और शहरी भारतवासियों के एक बड़े हिस्से में खान पान, पहनावा, बोली और आदतों को पश्चिम शैली में ढाल लिया। पश्चिम के अनुकरण के पश्चिमी लोकतंत्र के मूल्य औद्योगिकरण और पूंजीवाद का समावेश हुआ। किस प्रकार औद्योगिकरण हुआ और पूंजीवाद का हमारे भारत में समावेश हुआ। पश्चिमीकरण के सांस्कृतिक के साथ साथ संरचनात्मक आयाम भी हैं। औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शहरी केंद्रों का उदय हुआ। औपनिवेशिक जब हमारे अंग्रेजों का हमारे भारत पे कब्जा था, तो कहीं ना कहीं लोग इधर से उधर
जाते थे। तो औपनिवेशिक जो शासन था, जब उन्होंने शासन कर रखा था, प्रशासन के तहत शहरी केंद्रों का उदय हुआ। आधुनिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था के उद्योग से रोजगार जुड़े तथा शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका और प्रेस के प्रभाव से शहरी मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये सब संरचनात्मक परिवर्तन थे। जो भी परिवर्तन हो रहे थे, न्यायपालिका चाहे प्रेस से रिलेटेड हो, न्यूज़ से रिलेटेड हो, या प्रशासन, शिक्षा प्रशासन से रिलेटेड हो, तो इस तरह ये सब जो थे संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का गहरा आपसी रिश्ता है। आधुनिकीकरण कह सकते हैं, पश्चिमीकरण, ये दोनों एक दूसरे के ही एकदम समान हैं। औपनिवेशिक प्रशासन में शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, शहरीकरण, देशांतरण, गैरकानूनिकता, मुद्रा बाजार, आधुनिक प्रौद्योगिकी, जिस प्रकार कह सकते हैं कोई भी तकनीकी चीज़ें आ रही हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी, संचार के माध्यमों और औद्योगिकरण जैसे आधुनिकीकरण को प्रमुख घटकों को मुहैया करवाता है। आज़ादी के बाद इनमें और भी तेजी आई। आज़ाद भारत ने आधुनिक संविधान अपनाया, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की और नियोजित, जो प्लानिंग की तरह कह सकते हैं, नियोजित तरीके से नियोजित सामाजिक आर्थिक विकास की नीति अपनाई। एक प्लानिंग के द्वारा आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाए, जो स्थिति है गरीबी, इसको किस प्रकार ख़त्म किया जाए, इस पे कई नीतियाँ बनाई गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया और गरीब तबकों के लिए संरचनात्मक भेदभाव की नीति अपनाई। किनकी रक्षा की जाए, ये जो भेदभाव की नीति है, भेदभाव की नीति बनाकर जो भी गरीब तबकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको किस प्रकार ख़त्म किया जा सके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये सारी नीतियाँ बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। असल सवाल ये है कि भारत में इन संरचनात्मक बदलावों से किस प्रकार की सामाजिक समस्या पैदा हुई। भारतीय समाज में अंतर्विरोधों के बावजूद मोक्ष द्वारा परिभाषित और एकाएक में व्याख्यात क्रांति में भारत में नहीं हुई। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के रूप में बदलाव की प्रक्रिया कमाबेश भारतीय संदर्भ में बना किसी रुकावट के धीरे धीरे चलता या होता चला गया। मतलब ये जो प्रक्रिया थी संस्कृतिकरण की, पश्चिमीकरण की, आधुनिकीकरण की, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे जुड़े हुए हैं और जो प्रक्रिया है ये परिवर्तन की, ये धीरे धीरे होती गई। तो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं संरचनात्मक पतन और असंगतियाँ। असंगतियों में निम्नलिखित दो अवधारणाओं, असंगतियाँ तो पढ़ते हैं कि समाज में जो असंगतियाँ फैली हुई हैं, जो अपने कार्य को, अपने दायित्व को अच्छे से निभाते नहीं हैं और उसके बाद समाज में एक रोष पैदा हो जाता है उनके प्रति, जो अपने कार्य को ढंग से निभाते नहीं हैं और इसी चक्कर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी असंगतियाँ ही फैली हुई हैं। तो इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित दो अवधारणाओं, संरचनात्मक बदलाव और सामाजिक समस्याओं के बीच में संबंधों को समझने में सहायता होगी। संरचनात्मक विघटन और संरचनात्मक असंगतियाँ। किस प्रकार विघटन हुआ, कोई भी कार्य रिलेटेड हो, या असंगतियाँ क्या हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। संरचनात्मक विघटन के अवधारणा का प्रयोग टॉलकट पार्सन द्वारा किया गया। उनके अनुसार इसका अभिप्राय प्रणाली जन्य ऐसी कठोरता से है जो सामाजिक रूपांतरण का प्रतिरोध करने या उसमें बाधा डालने का प्रयास करती है। इससे प्रणाली विघटन उत्पन्न होता है। तीसरी दुनिया के देशों में स्वतंत्रता काल में आधुनिकीकरण के प्रति बढ़ती हुई ललक रही है। मतलब तीसरी दुनिया में आधुनिकीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा और इनके अंदर ये भावना भी थी या ये करने की इनके पास ये संसाधन उपलब्ध थे कि ये आधुनिकीकरण की हर चीज़ पे एक इनकी ललक होती थी कि हाँ इस चीज़ को कर लिया जाए या कोई भी आधुनिक प्रक्रिया। तो इन देशों ने अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और आधुनिक प्रविधि, साक्षरता और विवेकशीलता, नागरिक संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संरचनात्मक आधार के बिना ही संसदीय लोकतंत्र और वोट डालने का आवश्यक मताधिकार, आधुनिक संविधान की अवधारणाओं को पश्चिम से उधार लेकर अपनाया। परिणाम स्वरूप उन देशों में लोकतंत्र सफल न हो सका जो पहले से उपनिवेश रह चुके थे। निर्जातीय, जो अपनी जाति के लिए फेमस थे, कोई भी कह सकते हैं निर्जातीय में ये कह सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिसमें
अपनी वेशभूषा, अपने रहन सहन, अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध हो, अपने पहनावे के लिए, अपने रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध हो। तो ये है निर्जातीय, सांप्रदायिक, जनजातीय, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं इन देशों में इतनी शक्तिशाली हो चुकी हैं कि वे लोकतंत्र, आधुनिक राष्ट्र राज्य और नागरिक समाज की आधारभूत संरचना का भी शरण कर रही हैं। ऐसा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के अन्य देशों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है। ये सारे देखा जाए तो भारत में भी मिलेगा, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के अन्य देशों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है। भारतीय समाज में सामाजिक बदलाव का प्रभाव निम्नलिखित रूप में दिखाई देता है। तो एक और तो बदलाव के 3 प्रतिमानों ने समाज से एक नई समस्या पैदा की है। मतलब समाज में किस प्रकार एक नीति, एक जो भी समस्याओं के प्रति जो भी नियम है या किस प्रकार वो पैदा की है, इनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर समय समय पर सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया का प्रतिरोध भी हुआ है। समाज में अगर कोई भी समाज में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कुछ लोग, अब देखो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे रुपये जो काला धन था उसका अगर उसको उन्होंने ख़त्म किया, उसके लिए उनका वो लेकर आए कानून, कुछ भी लेकर आए, तो उन्होंने उसके लिए कई लोगों में रोष था कि अब हमें लाइन में लगना पड़ेगा, ये क्या है। तो इस प्रकार कह सकते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा कि कितने लोगों के घर से देखो, किसी के लैट्रिन से, किसी के बाथरूम से, किसी किचन से किस तरह गड्ढियों पैसे रखे हुए थे। तो इससे एक तरह से काला धन भी निकला, और जिन्होंने काला धन रखा था उनके अंदर तो रोष होगा ही। तो कहीं ना कहीं ये कुछ भी परिवर्तन होता है तो कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग उसको बुरा मानते हैं। तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया पर प्रतिरोध भी हुआ है। इस संदर्भ में हम अनुसूचित जनजातियों के अर्ध सामाजिक गतिशीलता की आकांक्षा के प्रतिरोध, महिलाओं के अधिकार के समुचित दावों की अस्वीकृति एवं सही अथवा गलत किसी तरह से भी भूमि सुधार के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उदाहरण दे सकते हैं। किस प्रकार जो भी महिलाएं, अगर महिलाओं के ऊपर कोई भी विपदा आती है ना, कुछ भी जैसे कह सकते हैं चिपको आंदोलन या कोई भी, तो उससे क्या दुनिया में या समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय संदर्भ में पढ़ेंगे, असंगतियों के बारे में पढ़ेंगे अब कि हमारे भारत में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में एक असंगतियाँ पैदा कर रही हैं। तो भारतीय संदर्भ में रचनात्मक असंगतियाँ भी दिखाई देती हैं। ये सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं के लक्षण और कारण दोनों हैं। समाज में विघटन क्या चीज़ जो समाज को विघटन कर देता है, और सामाजिक समस्याएं और लक्षण क्या हैं। तो असंगतियों का अर्थ ये है कि एक ही संरचना के अंतर्गत 2 विपरीत उप संरचनाओं का होना, जो एक दूसरे के संगत ना हो, जो दूसरे से बिल्कुल अलग हों, संगत ना हो। एक और तो भारत में अति परीक्षित और आधुनिक महानगरीय उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग है। एक तरफ तो महानगर से दिल्ली कह सकते हैं, तो महानगरों में उच्च मध्यम वर्ग है जो उपभोक्तावाद से प्रभावित है। वो हर चीज़ जो भी है कह सकते हैं डिजिटल तौर पे कहें तो हम डिजिटल सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो उपभोक्तावाद से प्रभावित हैं जो महानगरों में हैं। और दूसरी ओर भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता और जिन्होंने रेलगाड़ी तक भी नहीं देखी होगी। बहुत से ऐसे लोग जो ऐसे तबकों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ वो इतना दूर पड़ जाते हैं। बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हो चुके हैं जिन्होंने अभी तक रेलगाड़ियाँ भी नहीं देखी है। अगर उनसे पूछा जाए, ये सब पुरानी चीज़ों की बात कर सकते हैं, शायद अभी भी ऐसा होता हो, पर ऐसा है, रियलिटी ऐसा है। भारतीय समाज का एक छोटा सा वर्ग जेठ युग में रहता है, जबकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या आज भी बैलगाड़ी पर निर्भर है। ये स्थिति धनी और निर्धन, ग्रामीण और नगरीय लोगों के बीच अंतर होने का स्पष्ट सूचक है, जिससे विभिन्न समूहों और स्तरों के बीच खाई पैदा होती है। ये संरचनात्मक असंगतियाँ भारतीय समाज में विद्यमान गरीबी, असमानता, दुर्गमता तथा वंचितता की सूचक है। क्योंकि गरीबी है तो असमानता फैली हुई है उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो असंगतियाँ फैली हुई हैं ये हमारे भारत में, क्योंकि धन का अगर केंद्रीकरण हो जाए, एक इंसान के पास इतना धन हो जाए
और एक और बड़े समूह के पास धन की बहुत संख्या कम हो तो ये हमारे भारत के लिए बड़ी ही अपमान और एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही बेकार कहा जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। नरम राज्य। गुलजार मिर्जा ने अपनी पुस्तक एसोसिएशन ड्रामा में भारत सहित एशिया के अनेक देशों में आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याओं के विषय में उल्लेख किया है। जो आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याएं हैं, उनका मानना है कि शक्तिशाली राज्य, प्रभावी सरकार एवं कठोर निर्णय लेने और अपने देश के कानून को सख्ती से लागू करने की उनकी क्षमता आधुनिक यूरोपीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। किंतु आमतौर पर दक्षिण के एशियाई देशों में विशेषकर भारत में स्वतंत्रता काल में शासकीय अभियान द्वारा एक ऐसे पथ का अनुसरण अपनाया गया जिसे मंडोल ने नरम राज्य की नीति की संज्ञा दी। राजनीतिक लोकतंत्रीकरण ने इस नीति को और भी मजबूत किया। इसने राष्ट्रीय राज्य को अपने देश के कानून को लागू करने की क्षमता को कमजोर किया। परिणाम स्वरूप अपराध, हिंसा, आतंकवाद और कानून के उल्लंघन, राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है एक नरम राज्य है, इसमें इतने कठोर निर्णय नहीं है। अगर बात कहा जाए तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी अगर कोई राजनीति में जाता है तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई गुनाह करके भी चले जाते हैं, ऐसे राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और या तो प्रयास करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत मिलेंगे जो, और अगर हम अपने संविधान की बात की जाए तो इतना लेट है, इतना नरम है कह सकते हैं इसको कि अगर रेप केस की बात की जाए तो जिस प्रकार एक रेप केस हुआ था, उसकी मम्मा थी वो कितने 8 साल कितने टाइम हो गया था उनको केस लड़ते लड़ते। तो एक नरम ही राज्य हो सकता है। अगर सख्त राज्य होता तो सीधा सऊदी अरेबिया जैसे सीधा फांसी पर चढ़ा देते। तो ये हमारा भारत एक नरम राज्य ही हुआ। तो एग्जाम्पल इससे भी ले सकते हैं जो हमारे भारत के लिए बहुत ही बेकार स्थिति है कि केस लड़ो, अगर इंसान बचना चाहे तो बच भी जाए। तो ये कैसी स्थिति है। तो इस प्रकार कह सकते हैं सबसे इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ गलत हुआ और उसको कानून में फंस जाए, कानून के चक्कर में लगता रहे और स्थिति कैसी निकल सकता है। अगर कोई सख्ती से कानून या कोई भी प्रक्रिया सख्ती नहीं होगी तो वो निकल जाएगा। तो हमारा नरम राज्य कह सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप इसमें पढ़ सकते हैं। भारत में निम्नलिखित ऐतिहासिक अवस्थाओं में प्रमुख सामाजिक समस्याओं का वर्णन करें। जैसे प्राचीन में कैसे था, बलि चढ़ाना था, औरतों पे अत्याचार होते थे। मध्य युग में किस प्रकार हुआ, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें। शिशु का आधुनिक में किस प्रकार होता है, गरीब अमीर का सबसे बड़ा हो रखा है। और समकालीन में सांस्कृतिक है, राम राज्य, गरीबी, बेरोजगारी, सारी समस्याएं ही हैं। तो इस प्रकार अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसको पढ़ लेना। जैसे भारत में ये क्वेश्चन देख लो, भारत में रूपांतरण के 3 प्रमुख रूप क्या हैं। तो संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण के। ये 3 चीज़ें ही भारत में परिवर्तन के लिए कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारक और सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो किसी समाज विशेष में वस्तुपूर्वक रूप में विद्यमान रहती है। समाज में समस्याएं एक समाज में बनी होती हैं और वो नज़र भी आती हैं और वह समाज आंतरिक रूप से उस समस्या को वांछनीय मानता है। वो सही मानता है कि ये समस्या है लेकिन आंतरिक रूप में है। अंतर सामाजिक समस्या समाज सापेक्ष है, उसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। इसलिए सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए उनके सामाजिक संदर्भों को समझना अपेक्षित है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्रमुख सामाजिक कारक। भारतीय सामाजिक समस्याओं भारतीय समाज में उनके उत्पन्न होने और उनको बने रहने के अध्ययन के लिए भारत की उन सामाजिक स्थितियों को समझना अपेक्षित है जिनमें उन समस्याओं का अस्तित्व बना रहता है। जहाँ तक सामाजिक समस्याओं का संबंध है, जहाँ तक सामाजिक समस्याएं हैं उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं बना रहता है। भारत में सामाजिक संदर्भ के अंग बनने वाले कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भारतीय जनसंख्या की प्रजातियों की बात की जाए तो सभी अपनी अपनी जातियों में बटे हुए हैं और किस प्रकार अगर चुनाव में या किसी भी तरह अपनी जाति के लोगों को वोट देते हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया की बात की जाए और सांस्कृतिक तत्व के सभी से अपनी अपनी संस्कृतियाँ, हमारा जो समाज है, हमारा भारत है, वो संस्कृतियों से भरा पड़ा है। और अर्थव्यवस्था, निर्धनता और शिक्षा, राज्य और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं,
राज्य भी हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो कुछ कारगर भी होती हैं और कुछ कारगर भी नहीं भी होती हैं। नगरीकरण, अगर सारे अपने कार्य को, अपने दायित्व समझकर और लोगों के अंदर डर हो, कोई भी सरकारी पद पे बैठा है, बड़े से बड़ा बंदा, अगर कोई भी सरकारी, अगर उनके अंदर डर हो कि हमारा एक काम है, तो कोई भी भ्रष्टाचार या कुछ हो ही नहीं सकता, अगर सब कोई अपनी ईमानदारी से करे। लेकिन ये अक्सर हमारे भारत में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण, किस प्रकार नगर में लोग बढ़ते जा रहे हैं, गरीब लोग शहरों की ओर भागते जा रहे हैं क्योंकि गाँव में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो शिक्षा नहीं है, वो हॉस्पिटल्स नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए लोग, ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ बिजली का कोई प्रबंध है, तो लोग अपने शहरों की ओर भागते हैं और शहरों में इस प्रकार भीड़ भाड़ हो जाती है और लोग छोटे छोटे एक एक कमरों में दब कर रह जाते हैं और कि अपना जितना कमाते नहीं उतना लोग किराए भर देते हैं और इस तरह जो यहाँ के शहरों के लोग होते हैं वो अपना किराए का पैसा ले लेकर ही अमीर हो जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। औद्योगिकरण एक जगह पे ही फेमस है, एक ही शहर में, कहीं दूसरे शहर में ही है, तो सारे लोग कहीं ना कहीं गांव से बाहर निकलते हैं और एक ही मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। तो मैंने काफ़ी बता दिया वैसे आपको इस बारे में। तो आगे पढ़ते हैं। भारतीय जनसंख्या की विजातीयता, इनके सारा ना इसमें डेफिनेशन देकर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो पढ़ते हैं। भारत एक विजातीय समाज है जहाँ अनेक धर्म, जातीय, भाषाएं और जनजातीय समूह हैं। भारतीय जनसंख्या का ये विजातीय स्वरूप भारत में बहुत सी सामाजिक समस्याओं का कारण रहा है। आगे पढ़ते हैं। धर्म, धर्म के बहुत धर्मावलंबी स्वरूप, मतलब बहुत धर्मों के लोग मिलेंगे, ईसाई, हिंदू, पारसी, मुस्लिम, सभी धर्मों के स्वरूप मिलेंगे। विभिन्न धर्मों के बीच होने वाले संघर्ष से भारत में सांप्रदायिक समस्याओं को बढ़ावा मिला है। भारत में संप्रदायवाद और धार्मिक समूह के विकृत संबंधों के रूप में, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बिगड़े झगड़ों के रूप में एक गंभीर समस्या है। ये समस्या ऐतिहासिक दृष्टि से पुराने समय से ही हमारे किस प्रकार झगड़ा हुआ आज़ादी के समय, तो उस प्रकार कह सकते हैं कि ये समस्या ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में मुसलमानों के आक्रमण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पारंपरिक संघर्ष, ब्रिटिश शासन और सांप्रदायिक विभाजन को प्रोत्साहित करने की उनकी नीति और राजनीतिक सत्ता, सेवा और संसाधनों के लिए स्पर्धा, कंपटीशन या हमें कम या कोई भी स्पर्धा के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार कह सकते हैं एक दूसरे की होड़ रहती है आगे बढ़ने की, और इस प्रकार होड़ के आगे चक्कर में संघर्ष होता रहता है इनके बीच में। किसी धर्म के लोग गाली दे दी, इस प्रकार लोग भड़क जाते हैं, ये हमारे धर्म को उन्होंने गाली दी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि झगड़े जो होते हैं आमतौर पर होते रहते हैं, ज़मीन विवाद कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को किस प्रकार निकाल दिया गया, वहाँ ये कर दिया गया कि सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे भारत में ही आज़ादी हुई, मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की पाकिस्तान की, बड़ी संख्या वहाँ पे गई, लेकिन यहाँ पे अब देखो हिंदू लोगों को इसी भारत से निकालने के लिए क्या किया जा रहा है। तो कितनी विडंबना की बात है कि भारत के जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी हैं, पर बड़ी संख्या में अगर आप देख सकते हैं तो आप न्यूज़ में देख सकते हैं किस प्रकार जम्मू कश्मीर से निकाला गया हिंदुओं पंडितों को। तो इस प्रकार कह सकते हैं एक दूसरे पर दबाव बना रहता है और बेचारे जो अच्छे मुसलमान होते हैं, अच्छे भाई होते हैं, वो पिस जाते हैं उन लोगों की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे संप्रदायवाद की समस्या ने हिंदू और सिखों के संबंध को भी प्रभावित किया है। भारत में एक बड़ी संख्या में सिख रहते हैं, उनकी अधिकांश आबादी देश के अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्र में पंजाब में है। पंजाब में सांप्रदायिक राजनीति और आगे चलकर आतंकवाद का उदय किस प्रकार हुआ, इसे समझने के लिए इस क्षेत्र पंजाब में शक्तिशाली समुदाय के रूप में तथा समूचे राष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में उनके होने जैसे तथ्य पर विचार करना समाजीन होगा। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब में हिंदुओं और सिखों में आतंकवाद के खुआसे में काफ़ी समझदारी और मैत्री भाव दिखाया है। धर्मनिरपेक्ष की भारतीय अवधारणा में सभी धर्मों को समान माना जाता है और एक दूसरे धर्म से कोई भेद नहीं होता। जैसा कि मेंडाल ने कहा कि ढूंढमुख नीति वाले राज्य की नीति ने अपने सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध कठोर निर्णय न लेने की प्रवृत्ति ने भी भारत में संप्रदायवाद की समस्या को बढ़ावा दिया है।
धर्म का प्रयोग करके चुनाव जीतने के पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने से भी भारत में स्वतंत्रता काल में सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपने अपने जाति या अपने धर्म का एक वोट बैंक मान लिया जाता है कि मैं हूँ इस धर्म का तो मेरा सारा वोट इस तरफ। ये नहीं देखा जाता समस्याएं क्या हैं, कौन इसको सॉल्व कर रहा है कौन नहीं। कोई तो राजनीति में ऐसे ही बैठा हुआ है सिर्फ धर्म के सहारे। तो इसीलिए ये ज्ञान सबको होना बहुत ज़रूरी है और उन राजनीतिक निठल्लों को वहाँ उस पदों से उठाना बहुत ज़रूरी है जो धर्म का सहारा लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जाति भारतीय सामाजिक ढांचे का दूसरा तत्व जाति प्रणाली है। जाति प्रणाली ने भारतीय समाज में बहुत से समूह को बांट दिया है, जिससे उनके बीच विभिन्न प्रकार से और विभिन्न अंशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। ये भारत में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है। मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, और इस बीच में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो सर्वहितवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करके एक जाति के लोगों द्वारा अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेने की वशिष्ठ प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। एक जाति अगर कोई है, चाहे कोई भी जाति हो, तो दूसरी जाति भी उसी, चाहे वो इंसान सही हो या ना हो, वो उस जाति का है तो मैं उसका पक्ष लूँगा। और इससे भी वोट्स ज़्यादा मांगते हैं। तो कह सकते हैं कि अपनी जाति के पक्ष में लेते हैं। जाति के आधार पर सामाजिक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करने की प्रथा, राजनीतिक और सामाजिक हैसियत प्राप्त करने की प्रथा जाति को ध्यान में रखकर शिक्षा और रोजगार के मामले में पक्ष लेना और विरोध करना जाति के प्रमुख विशेषताएं हैं। ये देख लीजिए, आप कह सकते हैं कि जाति की प्रमुख विशेषताएं यही होती है। अपनी राजनीतिक और हैसियत कुछ भी प्राप्त करने के लिए जाति का सहारा ले लिया जाता है। भारत की सामाजिक स्थिति अंततः कमजोर वर्गों के लिए उठाए गए कार्य के लिए कोई भी जाति का मानदंड अपनाने का औचित्य ठहरा सकता है। साथ ही ऐसे कल्याणकारी उपायों से तनाव और विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिससे कि जातिवाद प्रवृत्तियां उजागर हुई हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं जाति प्रणाली से भारत में शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक रूप से जाति ने शिक्षा के लिए लोगों की योग्यता को निर्धारित किया है। पारंपरिक प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा ऊंची जातियों का ही परम अधिकार माना जाता है। इस परंपरा के अंतर्गत ज्ञान को ऊंची जातियों तक ही सीमित कर देने के दुर्ग्रह से जन सामान्य को शिक्षा नहीं मिल पाई है। ये भारत में बड़े पैमाने पर निरक्षरता की या अनपढ़ता की समस्या के कारण रहे हैं, क्योंकि जाति के आधार पर शिक्षा बांट दी गई थी। पुराने समय में उच्च वर्ग के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, और जो निम्न जाति के हैं वो झाड़ू पोछा या कुछ भी छोटा मोटा काम करेंगे, तो उन्हें अधिकार नहीं था। आगे बढ़ते हैं। भाषा भारतीय समाज का दूसरा पहलू ये है कि इसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे भिन्न भिन्न भाषाएं समुदायों के बीच प्रायः विवाद उत्पन्न होता है। भारत ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार कर लिया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। किस प्रकार झारखंड या तेलंगाना ऐसे बड़े राज्य हैं, बांग्लादेश, ऐसे जो भाषा के आधार पर पहचान बनाने को प्रोत्साहन मिला है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि एक प्रकार के राष्ट्र के रूप में भारत एक ऐसी राष्ट्रभाषा बनाने में असमर्थ रहा है जो सभी को स्वीकार्य हो और सामाजिक और संपर्क भाषा के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। ऐतिहासिक कारणों से उच्च शिक्षा, प्रशासन और कूटनीति के लिए अंग्रेजी अभी भी संपर्क भाषा के रूप में बनी हुई है। इस संदर्भ में इसका संबंध दो स्तरों पर है। राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी हिंदी के संबंध का प्रश्न है। राज्य स्तर पर अंग्रेजी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध का प्रश्न है। इस विशिष्ट भाषा स्वरूप से उत्पन्न स्थिति ने बहुत से राज्यों के बीच सीमा विवाद, शैक्षिक संस्थाओं के विश्लेषण के माध्यम से प्रश्न समस्याओं को उत्पन्न किया है कि हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, हम इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, या कोई भी हम क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं
समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन सभी मुद्दों से राष्ट्रीय एकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें तनाव और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं अपनी भाषा को या अपनी संस्कृति को या अपनी लैंग्वेज को लेकर। भारत जनजातियों की बड़ी आबादी वाला देश है। हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जनजातियों का समाज एक समान नहीं है। वे जीवन पद्धति, बाहरी दुनिया से संपर्क, कल्याण और विकास कार्यक्रमों को अपनाने की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। जनजातियों को एक लंबे अरसे से भारतीय समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया है, क्योंकि जनजातियों को एक तरह से देखा जाए पुराने समय में किस प्रकार पे अत्याचार या तो बाहर रहते थे, जो कि उनकी पिछड़ेपन का कारण है। इसके अलावा उन गैर जनजातियों ने विभिन्न प्रकार से उनका शोषण किया। जो गैर जनजातीय लोग थे, जो उच्च थे, इन्होंने पिछड़े लोगों का शोषण किया जिनके वे संपर्क में आए। एक तरह गैर जनजाति के लोगों ने आर्थिक उपलब्धि के लिए जनजाति का शोषण किया। दूसरी तरफ वह विजातीकरण का मतलब जातियों की जो अलग अलग छोटी बड़ी है उसकी समस्या का सामना कर रहे हैं, जिससे जनजाति संस्कृति, जीवन पद्धति खो देने या उसमें होश होने की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति खो दे रहे हैं। जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनका शोषण किस प्रकार होता था और किस प्रकार वो अपने धीरे धीरे लेकिन अपने संस्कृतिकरण कर लेते थे। छोटे जो पुराने लोग थे जो तो संस्कृति अपना लेते थे। दूसरी संस्कृति जो उच्च लोग होते थे उनकी संस्कृति को अपना लेते थे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अपने जीवन पद्धति के खो देने या उसका ह्रास होने की समस्या उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में भारत की जनजातियों की मुख्य समस्या पिछड़ापन, शोषण और विजन, जातीयकरण, जातीय तनाव, विभिन्न प्रकार के जनजातीय आंदोलन तथा भारत के भागों में जनजातियों के बागी हो जाने की है। कि बहुत से लोग पिछड़े जो लोग थे, उच्च लोगों की दबाव से वो अपने स्थान को छोड़ देते थे और किस प्रकार उनका शोषण होता था, जिसके वो बहुत ज़्यादा शिकार थे। तो आगे पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक की बात की जाए तो भारतीय समाज में व्याप्त विषमता से भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या बहुत उत्पन्न हुई है। भारत में पहचाने गए प्रमुख अल्पसंख्यक समाज, धार्मिक और भाषाई हैं। अल्पसंख्यक जो हो सकते हैं समाज के आधार पर धार्मिक और भाषा दो तरह के हो सकते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या राज्य स्तर पर है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अलावा जातीय गैर जनजातीय समाज भी परिस्थिति विशेष में एक समाज का दूसरे समाज से पारस्परिक संबंध के संदर्भ में अल्पसंख्यक समाज का दर्जा पा सकता है। कोई भी अगर एक ऐसा समाज जो अन्य समाजों की तुलना में कम है तो वो भी अल्पसंख्यक समाज का दर्जा पा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट, इसको मैं आपको एग्जाम में पढ़ देती हूँ। भारत में समस्याओं को उत्पन्न करने वाला अन्य सामाजिक कारक जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये है कि जनसंख्या बड़ी आबादी का होना। जनसंख्या में भारत में जनसंख्या इस शताब्दी के दौरान खूब बढ़ी है। आम लोगों के लिए विकास और कल्याण कार्यक्रम बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी संख्या में हो रही है कि जो चीज़ें अब एक शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती जा रही है और गांव खाली होते जा रहे हैं। तो इसको आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार जनसंख्या इधर से उधर और बढ़ोतरी भी हो रही है जनसंख्या में। परिणाम स्वरूप जन सामान्य जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही को विकास कार्यक्रमों से मिले लाभ संभावना बहुत नीचे रहे हैं। जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से वो गरीब तबकों तक नहीं पहुंच पाते। वो जो बिचौले लोग होते हैं वो भी खा जाते हैं, और जो जनसंख्या में कहा बात की जाए इतने लोग आ गए हैं कि हमें गरीब का पता ही नहीं चल पाता और वो ही लोग खा जाते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि होने से भारत में गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता की समस्या और गहरी हुई है। ये एक सच्चाई है कि उन समस्याओं से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या का एकदम बड़ा आकार भी ऐसा कारक है जो विभिन्न प्रकार की बढ़ती हुई समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है। जाति या जनजाति के आकार जितना बड़ा होगा, राष्ट्रीय एकता के दांव पर अपनी संकीर्ण व जातीय पहचान को जोरदार ढंग से व्यक्त करने की प्रवृत्ति उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें मैंने आपको यही बता दिया किस प्रकार इम्पोर्टेंट लाइन में यहाँ से कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखो इम्पोर्टेंट। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या से ज़मीन, पूंजी, जंगल के संसाधनों की मांग बढ़ रही है।
बढ़ती हुई जनसंख्या से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ज़मीन की भूख बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीनें कम हो रही हैं, लोग रहने के लिए अपने जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ अपने मकान बना रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं ज़मीन घटती जा रही है। राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था पर बढ़ते हुए बोझ के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण का विकास, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियों, युवाओं और महिलाओं आदि के कल्याण जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों और सामाजिक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ईंधन और इमारती लकड़ी की आवश्यकता तथा फसल उपजाने एवं रहने के लिए ज़मीन की भूख धीरे धीरे वन संपदा समाप्त करती जा रही है। जैसे मैंने कहा कि वन संपदा समाप्त हो जा रहा है, लोग अपने घर बना रहे हैं, वन उद्योग लग रहे हैं, वन क्षेत्रों को धीरे धीरे अनुवर्तन वनों को उजड़ने से उत्पन्न परिस्थितियाँ असंतुलन के प्रतिकूल प्रभाव तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारे वन को ख़त्म किया जा रहा है, वातावरण को उद्योग लग रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव है। वर्षा की बदलती हुई स्थिति बन रही है, बढ़ते हुए भूरक्षण, बाढ़, पशुओं के लिए चारे और गरीब लोगों के लिए जलाने की लकड़ी की भारी रूप से कमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार ये सारी समस्याएं ही, अगर हमारा वातावरण नहीं रहेगा तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये प्रश्न है, आप प्रश्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर यहाँ से करेंगे सांस्कृतिक तत्व से। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ अगर मैं, तो भाग्यवाद में कह सकते हैं जो लोग अपने भाग्य का सहारा लेकर बैठे होते हैं। वशिष्ठवाद की बात कर सकते हैं तो अपनी जाति का समर्थन करते हैं। और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या नज़रिया है लोगों का। कोई लोग तो सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ ही कर देते हैं कि हमारा थोड़ी है, तो तोड़ फोड़ करते चलते हैं। अब स्कूल में बहुत से घटिया स्टूडेंट होते हैं, बेंच पर चढ़ के बेंच को ही तोड़ देते हैं कि हमारा क्या जा रहा है। तो ये भी सार्वजनिक, ये एक तरह हमारी सरकार की संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पर कठोर पाबंद करना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में बहुत है। जब मैं पढ़ती थी तो स्कूलों में ऐसा नॉर्मली देखा है मैंने। उसके बाद है पिता सत्तात्मक व्यवस्था। पुरुष प्रधान समाज है, किस प्रकार एक पिता की सत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी घर परिवार के लिए। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपको इतना समझा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।